हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, नॉट अर्थ, एटमॉस्फेयर। ठीक है। चैप्टर है 9। चैप्टर का नाम है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। क्लास 11th है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। अभी जो हमारी लास्ट क्लासेस हुई हैं उसमें हमने पढ़ा कि जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ तक कैसे आती है। फिर उसका पैसेज फ्रॉम एटमॉस्फेयर भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने देख लिया था इस तरीके से बात। ठीक है। अब स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका देख लिया था हमने, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बातें मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई हैं, फिर से बता रहा हूँ, और इससे रिलेटेड भी अभी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ ताकि ये चीजें समझने में आपको आसानी हो। देखो, जो सन से रेडिएशन आती है एटमॉस्फेयर उससे गर्म नहीं होता। ये बात तो आप मानते हो कि एटमॉस्फेयर हमारा गर्म हो जाता है, ठीक है ना। हवा गर्म हो जाती है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी होती है, लेकिन वो गर्मी सन से नहीं आ रही। ये हमारी अर्थ है, इधर ये सन है, रेडिएशन आई, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। रेडिएशन एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है। ठीक है। हमने कहीं नहीं पढ़ा कि रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर उसको एब्जॉर्ब कर लेता तो रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक पहुंचते ही नहीं। इनफैक्ट लास्ट क्लास में भी हमने यही पढ़ा था कि द एटमॉस्फेयर इज मोस्टली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट टर्म रेडिएशन। जो शॉर्ट टर्म रेडिएशन होती है उसके लिए एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। सन से जो भी शॉर्ट टर्म रेडिएशन आएगी जो कि बेसिकली अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है, हम तक जो पहुंच रही है वो शॉर्ट टर्म रेडिएशन है, उसको एटमॉस्फेयर नहीं रोकता, आने देता है। इसका मतलब उससे तो गर्मी नहीं हो रही, एटमॉस्फेयर हीटअप नहीं हो रहा है। समझ गए। जो रुकनी थी अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, वो सब ऊपर रुक चुकी हैं, ओजोन से, वाटर वेपर से, ठीक है, रुक चुकी हैं। वो हम तक पहुंच नहीं रही, वो वहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। जो पहुंच रही है वो एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं कर रही। एटमॉस्फेयर से उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा। एटमॉस्फेयर उसके लिए ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, समझिए ट्रांसपेरेंट का मतलब यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर उसके लिए कोई हिंड्रेंस, हर्डल क्रिएट नहीं कर रहा, सीधा अर्थ से टकरा रही है। होता क्या है, अर्थ से टकराने के बाद ये अपनी, मैंने पहले बताया हुआ, फिर से समझा रहा हूं, ये अपनी एनर्जी लूज कर देगा। अर्थ से जब ये रेडिएशन टकराएगी तो इसकी एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगी थोड़ी सी, तो इसकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। जब एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो फिर ये लॉन्ग, अभी ये शॉर्ट वेवलेंथ है, फिर ये लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन हो जाएगी, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन हो जाएगी। ठीक है। जब लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन हो जाएगी तो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, वो उसके लिए एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर सकती। उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एब्सॉर्ब कर लेते हैं, या जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सब एब्सॉर्ब कर लेती हैं, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीटअप हो जाता है। एक बात और ध्यान रखना कि अर्थ के सरफेस के पास में जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो सबसे ज्यादा गर्म होती है। ऊपर की लेयर कंपैरेटिवली कम गर्म होती है। हमने पहले पढ़ा भी है कि जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे, जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें ठंडा होने लगता है, वो उसकी गर्मी गर्म कम होता है। एक सेकेंड, सॉरी, मुझे लगा वीडियो बंद हो गई है। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जैसे जैसे ऊंचाई पर हम बढ़ेंगे हवा ठंडी होने लगती है ना। पहाड़ों के ऊपर, इवन ट्रॉपिक्स पे भी कोई पहाड़ है तो वहां पे ठंड होगी। क्यों होता है उसका रीजन मैं पहले बता चुका हूं। एक तो यही है कि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, जो यहां से अर्थ को गर्म कर रही है, वो एटमॉस्फेयर के पास की लेयर को ज्यादा गर्म करेगी, ऊपर वाली लेयर को, जो लास्ट लेयर है उस तक कम रेडिएशन जाती है, कम ठंड बचती है, कम गर्मी बचती है। ठीक है, कम हीट पहुंच पाती है वहां तक। समझ आ गया। दूसरा रीजन ये है कि ऊपर हवा भी थिन हो रही है, हवा थिन हो रही तो उसकी हीट की होल्डिंग कैपेसिटी जो वो भी कम होती जा रही है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर के पास की रेडियो सबसे ज्यादा गर्म होती है। शॉर्ट टर्म रेडिएशन जो वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर लेती है, लॉन्ग टर्म क्रॉस नहीं कर पाती, तो इसलिए वो एटमॉस्फेयर में फंस जाती है और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस, और एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। समझ आ गया इतना। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। कह रहा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, ये तो पता है, लेकिन उसके कई सारे तरीके हैं गर्म होने के, अलग अलग तरीकों से गर्म होता है। ऐसे नहीं है कि बस सनरेज, देखो सनरेज से तो हो नहीं रहा, ये तो मैं पता, सोलर रेडिएशन से नहीं हो रहा,
हो तो सोलर रेडिएशन से ही रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से नहीं हो रहा। सोलर रेडिएशन अर्थ से टकराती हैं, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब वो यहां से टकरा के वापस जाती हैं, उसको हम टेरेस्ट्रियल, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन बन जाती है, इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं। ये शॉर्ट वेव है, शॉर्ट वेव रेडिएशन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से बेसिकली 3 तरीके बताए एनसीईआरटी ने, 3 तरीकों से एटमॉस्फेयर गर्म होता है। सबसे पहले क्या बोला, द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसोलेशन ट्रांसमिट्स द हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर्स नियर टू द अर्थ इन द लॉन्ग वेव फॉर्म। देखो फिर से यही बात इसने बोल दी, अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसोलेशन। अर्थ जो है वो हीटअप हो गई है, किससे? रेडिएशन से। सोलर रेडिएशन जो आ रही है उससे हीटअप हो गई है, अर्थ गर्म हो गई है। द हीट टू द इंसोलेशन ट्रांसमिट्स द हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। क्या होता है, अर्थ हीटअप हो गई तो अब ये हीट जो है वो एटमॉस्फेरिक लेयर्स में ट्रांसमिट कर देगी। इसने क्लियर कर दिया यहां पे कि इंसोलेशन से एटमॉस्फेयर गर्म नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है जो अर्थ हीट रेडिएट कर रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं उसको, समझ गए। नियर टू द अर्थ इन लॉन्ग वेव फॉर्म। कौन सी लेयर गर्म करेगा? जो उसके पास है, ठीक है। किस वेव से, कौन सी जो एनर्जी गर्म कर रहा हो, किससे? लॉन्ग वेव फॉर्म। जिस वेव से गर्म कर रहा है वो लॉन्ग वेव फॉर्म में है। जो रेडिएशन अर्थ भेज रही है वो लॉन्ग वेव फॉर्म में है, शॉर्ट वेव फॉर्म में नहीं है। जो सन से आई थी वो शॉर्ट वेव फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। साइंस का फंडा, हम उसमें नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम वेवलेंथ होती है। क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है जो सन से आ रही है, तो शॉर्ट वेवलेंथ होगी। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे जब आएगी, टकराएगी, एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, तो ये लॉन्ग वेवलेंथ बंद हो जाएगी। अब इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। इतनी सी फंडा है, बस समझ आ गया। इससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म होता है, और सबसे पास की जो लेयर है वो ज्यादा गर्म होती है। आगे क्या कह रहा है, द एयर इन द कॉन्टेक्ट विद द लैंड गेट्स हीटेड स्लोली। तो एयर जो होगी, जब ये हीट रेडिएट करेगी, तो एयर जो लैंड के कॉन्टेक्ट में है वो जल्दी धीरे धीरे ठंड गर्म होना स्टार्ट कर देगी। एंड द अपर लेयर्स इन द कॉन्टेक्ट विद द लोअर लेयर्स ऑल्सो गेट हीटेड। और जो ऊपर, इसके ऊपर जो इससे कॉन्टेक्ट में लेयर है वो भी धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट कर देंगी, है ना। मानो मैंने यहाँ पे आग लगाई है, बहुत बड़ी आग लगा दी मैंने, तो मैं उसके बिल्कुल पास में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, लेकिन थोड़ी दूर भी तो गर्मी पहुंच रही होगी ना, कम पहुंच रही होगी लेकिन पहुंच रही होगी। तो पास वाली लेयर तो गर्म हो गई है, लेकिन आगे की जो लेयर है वो भी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगती है, उनमें भी थोड़ा थोड़ा हीटिंग होने लगती है। यहां तक समझ आया? लास्ट लाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन कहलाता है, ठीक है। इस प्रोसेस से अर्थ का गर्म होना, हीटअप होना कंडक्शन कहलाता है। बेसिकली यहाँ पे 3 बताने वाला है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। मैंने तीनों के बारे में डेफिनेशन पहले स्टार्टिंग में बता दी थी ओरिजिन ऑफ अर्थ में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी बताऊंगा। यहाँ तो एनसीईआरटी में दी हुई है बल्कि कंडक्शन की डेफिनेशन। तो क्या बोल रहा है, जब अर्थ से, जो अर्थ को जो लेयर टच कर रही है, क्योंकि अर्थ हीट जो अपना रेडिएट करेगी, रेडिएट कर रही है, तो क्योंकि टच हो रहे मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल जब ये हीटअप होगा, मान लीजिए हीटअप हो गया, अर्थ का मॉलिक्यूल है और इससे एयर का मॉलिक्यूल इससे टच कर रहा है, तो ये हीट इसको ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। फिर ये अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, ये अगले को करेगा। वो अलग बात है कि आगे जैसे जैसे ट्रांसफर होता बढ़ता जाएगा उस हिसाब से हीट कम होती जाएगी, वो अलग चीज है। लेकिन जब तक हीट है, आ रही है, तब तक वो आगे बढ़ती जाएगी। इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। यहां तक हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन की डेफिनेशन भी बता रहा है, वो भी देख लेते हैं एक बार। चलिए यही पढ़ लिया हमने पढ़ लिया। देखो यहां पे ये टर्म आ गई है कंडक्शन, ठीक है। हमने अभी ये पढ़ लिया कि जो एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेयर है वो कंडक्शन से, जो अर्थ से जो एनर्जी आई है, रेडिएशन आई है, वो एटमॉस्फेयर को वार्म अप करती है, ठीक है, थ्रू कंडक्शन। ये तो हमने पढ़ लिया कि कंडक्शन की वजह से अर्थ, जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा गर्म होता है, ठीक है। जो अर्थ रेडिएट करती है एनर्जी, वो एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। लेकिन ये कंडक्शन है क्या? कंडक्शन क्या है? टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। देखो कंडक्शन के लिए 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन का मतलब होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर ट्रांसफर होना। सपोज तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया,
इसका टेम्परेचर है 10 और इसका है 2, इसका ज्यादा है, तो यहां से यहां टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफर होगा। इसके दो कंडीशन हो रही है, पहला इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, वो तो समझ आ गया, ठीक है। दूसरा ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में होनी चाहिए, तभी इनके मॉलिक्यूल जो है यहां से यहां तक एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं एक दूसरे की। समझ आ गया? यही ये बोल रहा है, टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कांटेक्ट विद वन अनदर, देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू द कूलर बॉडी। जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे जिसका टेम्परेचर कम है उस बॉडी में क्या होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है, बशर्ते दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है। मतलब गर्म वाली से बॉडी से ठंडे वाले बॉडी में टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाएगा। अरे गैस के ऊपर आपने कभी रखा है ना, गैस के ऊपर या कोई आग जल रही है उसके ऊपर कोई लोहे का लंबी रॉड रख देना, देखना कि पहला वाला हिस्सा जो है वो वहां रखना आगे वाला, लेकिन जो एंड वाला हिस्सा थोड़े टाइम बाद वो भी गर्म हो जाएगा कंडक्शन की वजह से। समझ गए? चलिए आगे क्या बोल रहा है ये, द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल द बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर और कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन। अगेन वही बात, ट्रांसफर ऑफ हीट चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा जब तक, मैंने दो कंडीशन बताई है ना, एक तो टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए और एक कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। अगर या तो कॉन्टैक्ट टूट जाए तो ट्रांसफर बंद हो जाएगा, या दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए। पहले एक का 10 था एक का 2 था, अगर दोनों का 5-5 हो गया अब नहीं होगा ट्रांसफर, अब क्योंकि दोनों का बराबर हो चुका है तो अब ट्रांसफर नहीं होगी हीट, अब यही रुक जाएगी, दोनों का बराबर ही रहेगा। समझ आ गया? कंडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। कंडक्शन इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि ऊपर की लेयर नहीं कर पाता गर्म, बिल्कुल कर पाता है, लेकिन लोअर लेयर्स में ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सरिये वाला, आप आग के ऊपर बड़ा सा लंबा सरिया रखिए, पीछे तक हीट पहुंच जाएगी, लेकिन आगे वाला हिस्सा पीछे वाले हिस्से से कई गुना ज्यादा गर्म होता है। समझ रहे हैं ना? आगे वाला हिस्सा तो गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाएगा, एकदम ऐसा होगा जब पिघल गया, और पीछे वाला हिस्सा उतना गर्म नहीं होगा कि लाल हो जाए, गर्म होगा और पकड़ नहीं सकते आप, ठीक है, लेकिन उतना गर्म नहीं होगा कि लाल हो जाए। आगे वाले पीछे वाले हिस्से को आप कपड़े से पकड़ सकते हो, कपड़ा रखे या कुछ भी, आगे वाले हिस्से पे आप कपड़ा रखोगे तो कपड़ा भी जल जाएगा, है ना। वो यहाँ पे है कि जो अर्थ के साथ जो लेयर जो अर्थ के बिल्कुल टच हो रही है वो ज्यादा गर्म होती है, जो दूर की लेयर है वो कंपैरेटिवली कम गर्म होती है कंडक्शन की वजह से। यहां तक समझ आ गया? चलिए कंडक्शन हो गया, अब दूसरे पे हम पहुंचते हैं, कन्वेक्शन की वजह से भी गर्मी जो हीट का ट्रांसफर होता है अर्थ से एटमॉस्फेयर में, वो और देख लेते हैं कैसे होता है। देखो स्टार्टिंग में बताया था, हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि कन्वेक्ट के जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में हीट अप होता है, ठीक है। पहला वे कौन सा था? कंडक्शन, हमने पढ़ लिया, जब एक मॉलिक्यूल से यार दो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, अगर इनमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है टच, क्योंकि कांटेक्ट में एक दूसरे के, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में होगा, है ना। और ये मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये और ये यहाँ पे टच हो रहे हैं, अब ये एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ये गर्म है ये ठंडा है, यहाँ से एनर्जी यहाँ की तरफ जाएगी, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल टच हो रहे हैं जो एज पे है बिल्कुल, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, इसको हम कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली सॉलिड्स में होता है, हो तो कहीं भी सकता है, लिक्विड गैसेस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, जनरली सॉलिड्स में होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन जब क्या होता है जिस मटेरियल में, लेकिन जिस मटेरियल में कन्वेक्शन जो होता है, जनरली कन्वेक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब किसी मटेरियल में, बेसिकली जिस मटेरियल में हीट ट्रांसफर होनी है वो मटेरियल खुद ही आगे जाके हीट को सर्कुलेट करने लगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये एक पतीले में पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, नीचे आग जल रही है, ठीक है, ये समझ आ गया, नीचे आग जल रही है। अब जब आग जलेगी तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा पानी का गर्म होगा, ठीक है, ये होगा कंडक्शन से गर्म, यहां तक क्लियर है। अब क्या होता है, कभी कभी, अब कायदे में तो ये वाला आगे का जो पानी है ये भी कंडक्शन से गर्म होना चाहिए, होता भी है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ये पानी जो नीचे वाला पानी कभी कभी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है और ऊपर वाला पानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, तो क्योंकि ये गर्म हो चुका है हीट ट्रांसफर के लिए ये पानी ऊपर चलने लगता है। जब ये ऊपर चलेगा तो इस पानी को रिप्लेस करेगा और ये नीचे आने लगता है, तो फिर ये वाला पानी जब यहां आ जाएगा तो ये गर्म हो जाएगा, ऊपर वाला ठंडा हो जाएगा,
ऊपर पहुंच के ठंडा हो गया एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आकर के, ये वाला गर्म हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर ये ऊपर चले जाएगा, ये साइकिल घूमती रहती है। हम बोलते हैं पानी में उबाल आ गया, होता है ना, उबाल आता है, वो यही इसी वजह से होता है, कन्वेक्शन की वजह से। समझ आ गया यहां तक आपको। तो क्या बोल रहा है ये, कन्वेक्शन क्या होता है, द एयर इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ राइजेस वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट्स। एयर जो हीट होती है वो हीट एनर्जी को लेके खुद ही ऊपर उठ जाती है। हीट एनर्जी है, एयर जो हीट अप हुई वो टच कांटेक्ट में जो उसकी एनर्जी आ रही है उसको कांटेक्ट में आने की वजह से गर्म नहीं कर रही है, बल्कि वो एनर्जी लेके खुद ही ऊपर चली जा रही है। क्यों, क्योंकि हवा हल्की हो जाती है ना, हल्की हो गई, गर्म हो गई, हल्की होगी तो ऊपर पहुंच जाएगी। एंड फर्दर ट्रांसमिट्स द हीट ऑफ द एटमोस्फेयर, और एटमोस्फेयर का जो हीट है वो ट्रांसफर कर देती कहां, अपर लेयर में। तो नीचे से ऊपर एनर्जी पहुंचाने में कंडक्शन का उतना रोल नहीं रहता, कन्वेक्शन का ज्यादा रोल रहता है। जैसे कि यहां पे भी आप देख सकते हैं कन्वेक्शन का ज्यादा रोल है ना। समझ आ गया यहां तक। चलिए, दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग, इसको वर्टिकल हीटिंग भी बोलते हैं, ऑफ एटमोस्फेयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। वर्टिकल हीटिंग के इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। समझ आ गया। चलिए, द कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू ट्रोपोस्फेयर। बहुत याद रखने वाली बात है कि कन्वेक्शन जो है वो ट्रोपोस्फेयर तक ही एटमोस्फेयर को गर्म करता है, उससे आगे नहीं करता, याद रखना, ठीक है। कहां तक होता है कन्वेक्शन, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोपोज के बाद तो कोई करंट होता ही नहीं है, जा ही नहीं पाता। समझ गए, ट्रोपोपोज एक ढक्कन की तरह है, उसके ऊपर कोई करंट नहीं जा पाएगा, वर्टिकल करंट्स नहीं होता उसके ऊपर। समझ आ गया यहां तक। चलिए, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। चलिए, हमारा कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, अब हम आ जाते हैं एडवेक्शन पे। एडवेक्शन की वजह से भी जो हीट है वो ट्रांसफर होती है अर्थ से एटमोस्फेयर में, मतलब एटमोस्फेयर को गर्म करने में एक प्रोसेस एडवेक्शन भी काम करता है। एडवेक्शन होता क्या है, बेसिकली एडवेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हमने पढ़ा था अभी कि ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। व्हेन द मूवमेंट इज हॉरिजॉन्टल, मूवमेंट ऑफ एयर इज हॉरिजॉन्टल, तो क्या होता है ये, इसको हम एडवेक्शन बोलते हैं। एक अर्थ के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब एयर जाती है तो वो अपने साथ एनर्जी लेकर के जाती है, हीट एनर्जी, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवेक्शन बोलेंगे। अब ये कई बार क्या होता है, देखो, चलो पहले आगे पढ़ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन वर्टिकल मूवमेंट। ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्टिकल मूवमेंट से। क्यों है ऐसा, देखो, डेली आपने देखा हो कि डेली जो वेदर चेंज होते हैं, वेदर के बारे में पता है, डे टू डे चेंजेस इन एटमोस्फेयर, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। जैसे कि अभी धूप है, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, है ना। अभी गर्मी है, थोड़ी देर एकदम से ठंडी हवा चलने लगती है। अभी मौसम ठीक है, फिर एकदम से गर्मी बढ़ जाएगी। तो ये वेदर होता है, थोड़ी थोड़ी देर में क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, उनको हम सीजन में चेंज होते रहते हैं, वो वातावरण, मतलब उनको वेदर बोल सकते हैं। समझ आ गया यहाँ तक। चलिए, तो वेदर को डिसाइड करने में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि क्या बोल रहा है, एग्जांपल दिए इसने, यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं। पहला एग्जांपल है इन द मिड लैटिट्यूड्स, जो मिड लैटिट्यूड्स है हमारे, most of the diurnal day and night variation in the daily weather are caused by advection alone। जो डेली वेदर कंडीशंस है, डायरनल का मतलब है डे एंड नाइट, मतलब 24 घंटे का एक दिन होता है जिसमें 12 घंटे की दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है ना। तो उन दोनों को मिलाकर के डायरनल बोलते हैं, दिनों रात, ठीक है। तो एक ही दिन में जो वेदर चेंजेस होते हैं वो इन्हीं हॉरिजॉन्टल एडवेक्शन की वजह से होते हैं। मतलब किसी जगह पे मौसम ठीक ठाक है, चलिए गर्म है, यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, गर्म वो हवा ऊपर चली गई, मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत तेज पड़ रही है किसी भी रीजन से, तो हवा ऊपर चली गई। अब यहाँ से हवा, यहाँ की जो हवा है ये इसको फिलअप करने के लिए यहाँ आई, ये वो ठंडी है ना। तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर एकदम गिर जाएगा, आने के बाद गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, तो इसको एडवेक्शन बोलते हैं। एडवेक्शन की वजह से एकदम से वेदर चेंज हो जाता है। समझ आया। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा है, लू। लू है, हमारे इंडिया में लू चलती गर्मियों में, गर्मियों में लू चलते, बोलते हैं कि लू चल रही है आजकल, बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपना, है ना, ऐसा होता है ना। क्या होती है लू, इन ट्रॉपिकल रीजन, पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया, जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, ड्यूरिंग समर सीजनल लोकल विंड। लू एक तरह की सीजनल लोकल विंड होती है, वो भी एडवेक्शन की वजह से ही चलती है। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ की हवा ऊपर उठी, पीछे से हवा आई, ये और भी ये ठंडी थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ की हवा
जो है वो इतनी गर्म नहीं होती, वो ऊपर उठने लगती है। जो पीछे से हवा आती है वो और ज्यादा गर्म हो जाती है, किसी वजह से हो सकता है वो और ज्यादा गर्म होती है किसी वजह से। तो क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा। हम सुनते हैं ना आजकल के हीट वेव्स आने वाली हैं, हीट लू चलने वाली है ना। वो सब वेदर चेंजेस होते हैं, डे टू डे चेंजेस होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस में, जो कि एडवेक्शन की वजह से होते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से होते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें थी यहाँ पे जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर हीटअप होता है। तीन थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन, तीनों समझा दिया। कुछ चीज अगर आपको थोड़ी बहुत रह गई हो, नहीं भी समझ आ रही हो, तो टेंशन नहीं, अभी ये सब चीजें बार बार रिपीट होने वाली है, बार बार हम यही सब चीजें पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं। एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे बार बार, और जीएस करेंगे तब भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन मत लो। नहीं समझ आया कोई चीज, लग रहा है कि हाँ नहीं बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, कमेंट कर दें, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अच्छा हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, चलिए, बाय, थैंक यू।